नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक अरब से भी ज्यादा लोगों की कहानी, यानी भारत की जनसंख्या की। जरा सोचिए, क्या एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां इंसान ही ना हो? ये सवाल थोड़ा गहरा है ना? लेकिन आज हमारी सारी बातचीत का आधार यही सवाल है। देखिए, वो इंसान ही हैं जो किसी भी चीज को मतलब देते हैं, चाहे वो संसाधन हो या कोई आपदा। जैसे कोयला, वो तो बस एक पत्थर का टुकड़ा था जब तक इंसान ने उसे एक काम की चीज, एक संसाधन नहीं बना दिया। या फिर बाढ़ को ले लीजिए। बाढ़ तो एक कुदरती चीज है, लेकिन वो आपदा तब बनती है जब वो किसी भरे पूरे गांव या शहर में आ जाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, इंसान सबसे बड़ा संसाधन कैसे हैं। फिर भारत की जनसंख्या का आकार और वो कहाँ-कहाँ फैली हुई है। उसके बाद हम इसकी ग्रोथ की कहानी देखेंगे। फिर बात होगी माइग्रेशन की, और आखिर में हम भविष्य की नीतियों और लोगों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल स्टडीज में जनसंख्या को एक एक तरह से बुनियादी चीज माना जाता है। भाई, अगर हम लोगों को ही नहीं समझेंगे तो समाज, अर्थव्यवस्था या संस्कृति को कैसे समझ पाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के आकार और यहाँ लोगों के फैलाव की। और यहीं से भारत का विरोधाभास वाला चेहरा सामने आता है। ये स्लाइड बहुत कुछ कहती है। जरा सोचिए, 2011 के हिसाब से दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती थी। और जमीन, हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है। मतलब इतनी बड़ी आबादी इतने छोटे से हिस्से में। जाहिर है, इसका सीधा असर हमारे संसाधनों पर पड़ता है, जैसे जमीन और पानी पर। और ऐसा भी नहीं है कि ये इतनी बड़ी आबादी पूरे देश में एक बराबर फैली हुई हो। बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस 2011 के नक्शे में देख सकते हैं, कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। ये जो गहरे लाल रंग वाले इलाके हैं, जैसे कि उत्तरी मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह है वहाँ की उपजाऊ जमीन और पानी की मौजूदगी। इस फर्क को और अच्छे से समझना है तो इन दो राज्यों को देखिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां करीब करीब 19.9 करोड़ लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां सिर्फ 6 लाख लोग हैं। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि देश के अंदर ही कितनी ज्यादा विविधता और असमानता है। तो जब हम इस असमानता की बात करते हैं तो हम असल में पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 2011 में भारत का औसत था 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। और यही घनत्व तो तय करता है कि किसी जगह पर कितने स्कूल, अस्पताल और नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जनसंख्या समय के साथ बदली कैसे है। यही तो बदलाव का असली इंजन है। ये टेबल एक बहुत ही अहम कहानी बताती है। गौर कीजिए, 1951 से 1981 तक जो सालाना ग्रोथ रेट थी वो लगातार बढ़ रही थी और 2.22% पर अपने पीक पर पहुंच गई। लेकिन 1981 के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगी। तो यहीं पर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है जो अक्सर लोगों को होता है। सवाल ये है कि अगर ग्रोथ रेट घट रही है तो फिर भी हमारी आबादी में हर साल इतने सारे लोग जुड़ कैसे रहे हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। देखिए, जब आपका बेस यानी आपकी कुल आबादी पहले से ही बहुत बड़ी हो तो उस पर एक छोटी सी दर भी बहुत बड़ा नंबर जोड़ देती है। मतलब जब देश की आबादी पहले से ही 1 अरब से ज्यादा है तो 1.64% की ग्रोथ का मतलब भी है कि हर साल करोड़ों नए लोग जुड़ रहे हैं। तो जनसंख्या में ये जो बदलाव आता है उसके पीछे 3 मुख्य वजह होती हैं। पहला, जन्म दर, यानी हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा, मृत्यु दर, यानी हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हो रही हैं। और तीसरा, माइग्रेशन, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। चलिए अब इस तीसरे फैक्टर पर थोड़ा फोकस करते हैं, माइग्रेशन। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा चलता रहता है, अ नेशन ऑन द मूव। भारत में ज्यादातर जो माइग्रेशन होता है वो गांवों से शहरों की तरफ होता है। इसके पीछे 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, पुश और पुल। गांव में गरीबी और बेरोजगारी जैसी मुश्किलें लोगों को वहां से बाहर धकेलती हैं, ये हो गए पुश फैक्टर्स। दूसरी तरफ शहरों में रोजगार के मौके और बेहतर जिंदगी लोगों को अपनी ओर खींचती है, ये हो गए पुल फैक्टर्स।
और इस माइग्रेशन का नतीजा जबरदस्त शहरीकरण। सोचिए, 1951 में सिर्फ 17.29% लोग शहरों में रहते थे और 2011 तक ये आंकड़ा बढ़कर 31.80% हो गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है जो शहरों के विकास, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की पूरी जीवन शैली को बदल रहा है। और अब आखिर में भविष्य की तरफ देखते हैं। भारत के युवा, हमारी नीतियां और हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि भारत का भविष्य कितना युवा है। देश की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% किशोर हैं। इनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। यही ग्रुप तो हमारे देश का सबसे कीमती ह्यूमन रिसोर्स है। तो इस युवा आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जैसी नीतियां बनाई। इसके कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों का टीकाकरण पक्का करना, लड़कियों की शादी में देरी को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें लोग खुद शामिल हों। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भारत की इतनी विशाल और युवा आबादी, ये हमारे लिए एक मौका है या एक चुनौती? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि ये देश अपने सबसे बड़े संसाधन यानी अपने लोगों को कैसे पालता पोसता है और उन्हें कैसे सशक्त बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।